आज न्यूज़ इनसाइट में 3 बड़ी खबरों पर बात होगी, जिनमें से 2 का ताल्लुक बरह रास्त पाकिस्तानी मईशत से है, जिनका असर जो है अवाम पर यानी कि आप पर और मुझ पर होगा। पहली खबर तो ये कि जी बड़े इंतजार के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलाखिर घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली जो है वो 7 रुपये 41 पैसे जो है फ़ी यूनिट, जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे सस्ती हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक IPP मुआहिदों पर नज़रसानी में 3696 अरब रुपए की बचत हुई, जिसका फ़ायदा जो है अब आवाम को पहुँचाया जा रहा है। 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फ़ी यूनिट। तो उसमें आज मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फौरी निजकारी का भी ऐलान किया है और कहा है कि जी अब दुरुस्त और कड़े फैसलों की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि बिजली के गर्दिशी कर्ज़ों का भी इंतजाम कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जी बेहतर माशी पॉलिसियों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। यकीनन जनाब, बिजली की कीमत में कमी से जहाँ घरेलू सार्फिन पर भारी बोझ हल्का हो गया, वहीं पे पाकिस्तानी सनतों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है। तवानाई की बुलंद कीमतों ने आलमी मंडी में जहाँ पाकिस्तानी एशिया के लिए मुकाबले को सख्त बना दिया था, वहीं मुल्क की मईशत का पहिया भी सुस्त रवी का शिकार हो गया था। खुशाइंद बात यह कि जी बिजली की कीमतें अब कम हो रही हैं, लेकिन इनमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है। बिजली की बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी रोक कर और तकसीम के जो निज़ाम है उसके नुकसानात को कम करके बिजली जो है मज़ीद सस्ती करने का हदफ जो है वो हासिल किया जा सकता है। सच तो ये कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने माजी में बिजली के शोबे में पे दर पे गलत फैसले किए, जिनमें महंगे तरीन IPPs लगाना शामिल है। इसके नतीजे में तवानाई का शोबा जो है बिल्कुल घुटनियों पर आ गया। उम्मीद है कि अब फैसले और इस्लाहात जो हैं अवाम और मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे, ना कि महदूद ज़ाती और सियासी मकासद के लिए। इस मुस्बत खबर के बाद हम आते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की तरफ जिसने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर 60 ममालिक को हिला कर रख दिया है। यानी अमरीका बरामद की जाने वाली मसनूआत पर 50% तक टैरिफ में इजाफा, लेकिन पाकिस्तान के लिए टैरिफ बढ़ाकर 29% किया गया है। मुख्तलिफ पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत पर इससे पहले जो है 5 से 15% ड्यूटी आयद होती थी। अमरीका को शिकायत है कि जी पाकिस्तान ने अमरीकी दरामदात पर 58% बुलंद ड्यूटी आयद कर रखी है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी, हमें पता होना चाहिए कि बरामदी मंडी है, जहां कुल बरामदात की तकरीबन 18% जो है खपत होती है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने $6 बिलियन के करीब जो है अजनास अमरीका को बरामद की। वैसे अमरीका उन कहते हैं ना गिने चुने ममालिक में शामिल है जहाँ तिजारत में तवाज़ुन का जो वो है पैमाना है या तराजू है वो पाकिस्तान के हक़ में है। तबसरा निगारों का कहना है कि जी सदर ट्रंप ने दुनिया में कायम 75 साला जो आलमी तिजारती निज़ाम है उसको हिला डाला है, जिसके असरात दुनिया और अमरीकी मईशत पर बहुत दूर तक जाएंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ इस मौजू पर भी बात होगी। मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो यहाँ जनाब चाल वैसी ही टेढ़ी है। गुज़श्ता रोज़ बड़े ज़ोर शोर के साथ ये खबरें चलीं कि जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर और उनके मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी है। खबरों में यह भी दावा किया गया कि इस मरतबा अली अमीन और बैरिस्टर सैफ जो होंगे वो बाइख्तियार बनकर आइन और कानून के दायरे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। इस खबर के बाद बहुत सौ को फिर से उम्मीद हो चली थी कि जी पाकिस्तान के सियासी मसले का कोई हल निकल आएगा, लेकिन आज बैरिस्टर सैफ ने इस खबर को अपने एक बयान में झुटला दिया। उनका कहना था कि जी इमरान खान की तरफ से किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। सैफ साहब ने अपने वजाहती बयान में कहा कि जी वज़ीर आला को हुकूमती मामलात और ख़ुद उन्हें दहशतगर्दी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ हिदायत दी गई हैं। वैसे कहा यह जाता है कि जी अगर धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं होगी। मुज़ाकरात की खबर क्या ऐसे ही मंजर आम पर आ गई, ये सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सियासी खलफशार का खात्मा इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान समझौते के बगैर मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। माशी मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है इनकी, और उसके साथ ही हमें थोड़ी देर में ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ होंगे, मारूफ सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं। हम बात शुरू करते हैं राना साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आप बात करते हैं जी, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, टैरिफ्स को दुगना करके 50% तक इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान के ऊपर भी जो इजाफा हुआ है तकरीबन 29% का है, 29%। आपके ख्याल में पाकिस्तानी बरामदात पे इसका कितना असर पड़ेगा, कितनी मुतासिर होंगी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है बरामदी मंडी है। जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान अमेरिका का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हम इस रिलेशनशिप को बड़ा वैल्यू करते हैं और हम जो है वो बिल्कुल अब आज टैरिफ्स लगे, अनाउंस हुए टैरिफ्स जो हैं कल रात। और देखें, एक तो इसका पूरे रीजन में लगे, तो इस रीजन के अंदर जो टैरिफ हमें लगे उसके अंदर कुछ मुल्कों से हमें एडवांटेज हो गया है और कुछ मुल्क जो हैं उनसे हमें डिसएडवांटेज हो गया। मिसाल के तौर पे चाइना को ज़्यादा टैरिफ्स लगे हैं, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इनके टैरिफ के जो स्लैब्स हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो इन मुल्कों से हमें एक एडवांटेज मिल गया। और जिस तरह इंडिया हो गया या टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, उनको कम स्लैब्स लगे हैं टैरिफ के, तो कुछ परसेंटेज को इजाफा हो गया। लेकिन इसको अभी ये फुल और फाइनल नहीं अब हम इसको देखते, ये एक इसके ऊपर जो है हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो उन्होंने कैलकुलेशन की है 58% उन्होंने कहा कि टैरिफ है और उसको आधा करके उन्होंने हमारे पे टैरिफ्स लगा दिए। तो ये जो इफेक्टिव टैरिफ्स जो यूएस प्रोडक्ट्स पे हैं वो 5% से भी कम है। तो मेरे ख्याल से जब अभी लगे हैं, इसके ऊपर मजीद क्लैरिटी अमेरिकन अथॉरिटीज से हमारी गवर्नमेंट सीख कर रही है। ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है इस पे काम कर चुकी है और इस पे मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और अभी हमारा जो मिशन है, जो हमारे कमर्शियल जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अमेरिका में, वो ऑलरेडी इसके ऊपर एंगेजमेंट जो है वो अमेरिकन अथॉरिटी से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि फुल और फाइनल क्या शक्ल ये इख्तियार करता है, क्या यही जो अनाउंसमेंट है या फिक्स है, या इसको हम जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो कि मैंने आपको बताएं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं है, ना होने के बराबर हैं, तो फिर उस बेसिस पे किस तरह की हमारी बातचीत उनसे चलती है, तो फिर ये फुल और फाइनल शक्ल इख्तियार करेगा। जो दो बड़ी इंपोर्ट्स हम अमेरिका से करते हैं जिसमें कॉटन और सोयाबीन है, उन पे तो ना होने के बराबर टैरिफ्स हैं, बल्कि कॉटन पे तो जीरो टैरिफ है। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट ही नहीं करते अमेरिका से, लेकिन उनके ऊपर टैरिफ है, तो उन चीज़ों को हम फौरी तौर पे रिमूव कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ हमारी बातचीत कैसे आगे बढ़ती है और फिर उसका फाइनल नतीजा क्या आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। अच्छा, जो ट्रेड बैरियर्स पे इनकी रिपोर्ट है वो ज़ाहिर आपने भी मुलाहिजा की होगी, 292 पेज के बाद से पाकिस्तान का तस्करा शुरू होता है। उसमें एक और बात है, उन्होंने इंटरनेट का भी तस्करा किया, उसमें उन्होंने बात की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ से डिस्ट्रप्शन होती हैं। तो आपके ख्याल में जैसे एक्स के ऊपर पाबंदी हुई है और ये चीज़ें भी वो लोग फैक्टर इन करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो बातचीत जब उनसे होती है अथॉरिटीज से तो हमें एक बेहतर क्लैरिटी आएगी कि क्या मैंडेट है और क्या स्कोप है उस कॉन्वर्सेशन का। लेकिन जो बज़ाहिर जो डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ की बात करते हैं वो तो यही है कि हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ रखता है और हम उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो कम्युनिकेशन उनके मीडिया में हुई है, प्रेसिडेंट साहब ने जो कम्युनिकेशन की है, अगर उस हद तक हम उनसे एंगेजमेंट करते हैं तो उस एंगेजमेंट पे तो पाकिस्तान इज एट स्ट्रेंथ और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल अगर टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराए गए पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के ऊपर तो वो 29% नहीं होंगे, वो बहुत कम होंगे। तो लेट अस सी वेट कि ये एंगेजमेंट जो है यूएस अथॉरिटीज के साथ कैसी होती है और उसके क्या नताइज निकले। अरे, जो आप लोगों की हिकमत अमली, एक तो समझ में आया कि जी आप लोग मजीद बातचीत करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कोशिश करेंगे जो उनको दूर करें। क्या नई मंडियों को तलाश करना भी आप लोगों के एजेंडे पर होगा इसी तनाजुर में कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपने 18-19% जो हमारी बरामदात है उसका कुल जो है वो अमरीका जाता है, तो मजीद मंडियाँ भी इस चक्कर में तलाश करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि हमें अगर तो यही टैरिफ्स, अगर इसको मान लिया जाए कि यही टैरिफ्स इंप्लीमेंट होने और ये फाइनल आवाज़ है अमेरिका की, तो फिर तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत सारों को एडवांटेज मिल जाता है। जो मैंने आपको गिनवाए मुल्क, जिसमें कंबोडिया से एडवांटेज मिल गया, बांग्लादेश से एडवांटेज मिल गया, तो मुमकिन तौर पे फिर तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी।
और बढ़नी चाहिए हैं। और क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो कि अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं वो अनवायबल हो जाएंगे इन टैरिफ्स के बाद, और पाकिस्तान को उन मुल्क से एडवांटेज मिल जाएगा। वो ज़्यादा मिकदार में हैं वो ममालिक जो डिसएडवांटेज पे हैं पाकिस्तान पे, और वो थोड़ी तादाद में है मुल्क जो एडवांटेज पे हैं। तो फिर तो ये एक वो बेनिफिशियल ये टैरिफ्स जो है वो रिजीम होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्योंकि अभी अनाउंस हुआ है तो इसके ऊपर मजीद तफसीलात का इंतजार है। अच्छा राना साहब, अगर आप मेरे साथ रहें, वो हमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब किसी तारुफ के मुताबिक ज्वाइन किए, हम आगे चल के कुछ बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है उस पर भी बात करेंगे। ज़रा मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब से टेक लूँ कि वो क्या समझते हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का फैसला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर जो है 29% जो है मतलब है ड्यूटीज़ में इजाफा, क्या आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तानी बरामदात के ऊपर? जी देखिए, बात यह है कि ये तो बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ ने मुसल्लत किया है 29%। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो है ना, हम नहीं हैं इसके अंदर। जब एक चीज़ यूनिफॉर्मिटी आ जाती है तो फिर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल पाकिस्तान को 100% प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप ये देखें कि बांग्लादेश का टैरिफ हमसे ज़्यादा हो गया, इंडिया एक 3% हमसे कम है, इसके अलावा जितने भी वियतनाम का 42%, चाइना का हमसे ज़्यादा, आपका वियतनाम, कंबोडिया का हमारे से ज्यादा, ये सब हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बांग्लादेश का ज्यादा। तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारा कम है उनसे। अगर वो कम है तो फिर उसका भी एक एडवांटेज होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरी बात हो रही थी तो गवर्नमेंट से, तो मैंने यही किया कि इसके अंदर हमको निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम भी अमेरिका से कोई $3.5 बिलियन की मसनूआत इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब वो इम्पोर्ट जब करते हैं तो हमें उनके साथ बैठना चाहिए कि हम आपको यहाँ रिडक्शन करके देते हैं, आप वहाँ रिडक्शन करके दें हमें। तो मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन का जो है ना, ये एक हमारे पास चांस तो है, हम उसको कर तो सकते हैं, ये मैं समझता हूँ ये है। लेकिन बहरहाल अभी फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। 15-17 से आप 29% में पहुंच जाएंगे तो आई डोंट थिंक दिस विल बी अ गुड टेस्ट, ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल लेकिन अब मैं और को तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छी खबर है। तो अच्छा, मुझे कलामी करने थे, यही बात अभी खैर कमोबेश जो है राना एहसान अफजल साहब भी कर रहे थे। मैं राना साहब आपसे आने से पहले एक और सवाल, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको फ्लाइट पकड़नी है मोतीवाला साहब को। मोतीवाला साहब ये मुझे बताइएगा और बात कि कई दहाइयों से कोशिश हो रही है पाकिस्तान की कि जी नई मंडियाँ तलाश करें, लेकिन ज़ाहिर है हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड है हमारा सब वही उन्हीं ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहे होते जहाँ हमेशा से करते आए हैं। तो ये जो सुस्ती है पाकिस्तान की, कितना बड़ा इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और नई मंडियों तक क्यों नहीं हम जा पा रहे? नहीं, वो बात आपकी तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी बात गलत है। बात ये है कि आप ये कहना ठीक नहीं है कि जो ना नई मंडियां तलाश नहीं की। लुक अफ्रीका की जो पॉलिसी हमने जो शुरू की है, पहले हमारा $500 मिलियन का तकरीबन एक्सपोर्ट होता था, पिछले साल ही $1.5 बिलियन का लुक अफ्रीका के रीजन में हुआ है। अफ्रीका के रीजन का मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये हमको उसको हमने इनकैश नहीं किया। उस पोटेंशियल को जब तक हम इनकैश नहीं करते, हम नॉट ओनली दिस, हम सेंट्रल रिपब्लिक्स हैं जो CIS कंट्रीज हैं, उसको पर भी हमने काफी कंसंट्रेट किया था, कर रहे हैं, बल्कि किया था, अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी बेलारूस पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और हम जो है ना ये सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि हमको फर्दर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, अब राना साहब एक और आज की बड़ी खबर, ये तो हमने ट्रंप साहब को डिस्कस कर लिया, बिजली की कीमतों में कमी की। इसके बारे में बहुत अपने ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये थी कि जी IMF ने एग्री किया है एक रुपए की कीमत में कमी की, तो जो 7 रुपए से ज़्यादा की जो है पर फी यूनिट कम हुई है, IMF को इत्मीनान में लिया हुआ है क्या? बिल्कुल जी, IMF यही तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि IMF regime में होने के बावजूद, IMF प्रोग्राम को एक कामयाबी के साथ आगे ले जाने के बावजूद ये रिलीफ जो है कार्व आउट किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनकी काबीना ने, तो इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और ये देखें, पहले ये होता था कि रिलीफ दिया जाता था तो रिलीफ या तो खसारों को बढ़ाता था
या गर्जिशी कर्जे को बढ़ाता था। तो ये जो रिलीफ है ना ये खसारे को बढ़ाएगा ना ये गर्जिशी कर्जे को बढ़ाएगा, ये रेवेन्यू न्यूट्रल है और सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर इसको दिया गया है। और देखें ये एक्सपोर्ट सेक्टर जो अपनी इनपुट कॉस्ट के हवाले से बड़ा परेशान था और जो कंपैरेटिव कॉस्ट थी यूटिलिटीज की उसमें पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट था, तो ये उसको करेक्शन की तरफ लेके जा रहा है और हम समझते हैं कि इससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। आपकी ग्रोथ जो है ना सिर्फ सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगी बल्कि जो घरेलू सार्फिन है जिनकी कुव्वत खरीद जो है वो मुतासिर थी उनको भी रिलीफ महसूस होगा। तो ये एक ठंडी हवा है जिसके लिए 12 महीने से एक जद्दोजहद के तहत काम जारी था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मदद में और फाइनली उसका आउटकम जो है वो अचीव हुआ है। ये वो प्लान है कि हमने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो थ्राइव करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि हम ये रिलीफ अवाम आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि जी ठंडी हवा का झोंका है। लेकिन एक और जो इशारा दिया वज़ीर आज़म साहब ने कि जो लॉस मेकिंग डिस्कोज हैं, तकसीम कार कंपनीज़ हैं, की भी कुछ बात हुई है, उसका भी इशारा मिला है और लोग ये बड़ा ताजुब कर रहे थे कि जी असल मसला तो मतलब है कि बिजली की चोरी का है और वो जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं उसका है, उसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। IPPs पे बड़ा अच्छा किया है कि उससे पैसे बच गए, लेकिन ये जो चोरी होती है बिजली की जिसका जो बोझ होता है वो एक आम आदमी पे पड़ता है, उसके ऊपर जो थी तवज्जो कम थी। आप क्या समझते कितनी जल्द होगा इस चीज़ के ऊपर अब पेशरफ जो उसके जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लॉ एनफोर्समेंट के साथ जो सूबाई सब्जेक्ट है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ क्रैक डाउन करना है। इसके ऊपर भी कोशिश जारी है हुकूमत की। उसके अलावा जो AMI मीटर्स हैं, जो ट्रांसफार्मर पे मीटरिंग का सिस्टम है, उसके ऊपर भी काम जारी है। लेकिन ये एक बड़ा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है जो कि इतनी कुछ जल्दी जिसके रिजल्ट नहीं आते। उसके अलावा देखें डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो पहले फेज में 3 डिस्कोस जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हायरिंग जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। तो वो जो है वो प्लान भी इनिशिएट हो चुका है कि हमने इनको प्राइवेटाइज करना है। बाकी जो इसके ऊपर अचीवमेंट हो चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर से न्यूट्रल किस्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाए गए हैं जो एक इंडिपेंडेंट तरीके से इन डिस्कोस की गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो वो काम तो हो रहा है, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि उसके नतायज जो हैं अभी भी 600 अरब रुपए का थेफ्ट जो एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर, और जो जितनी तेज़ी से जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है AMI मीटर्स की उतनी तेज़ी से वो करना इन हालात में बड़ा चैलेंजिंग है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है, जो KPK में है, वो एक चैलेंज है थेफ्ट को रोकने में, जहां ये इंसिडेंसेस का ज़्यादा है और जहां की डिस्कोस के लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों पे काम जारी है, लेकिन जो की सलूशन है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस है जिस तरफ हुकूमत गामजन हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन कोई इतना आसान काम नहीं है। सबसे इस वक्त जो पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज था वो तवानाई के शोबे पे था और उस पर अगर मतलब 1-2 मुस्बत कदम ले लिए गए तो बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ पाकिस्तान की सियासत में जो टेढ़ापन है उस पर बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात थी कि कल हम सब लोग रिपोर्ट कर रहे थे, तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो जिम्मेदारी दी है अलीमीन गंडापुर साहब को, बैरिस्टर साहब साहब को कि इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक बयान आता है बैरिस्टर साहब की तरफ से कि जिसमें उन्होंने इस खबर को झुटलाया है और मज़ीद कुछ वजाहत दी है। बात होती है वक्फे के बाद। तो जनाब कल बड़े ज़ोरों शोर से जो है ख़बरें चल रही थी कि इमरान खान साहब ने जो है वो बैरिस्टर सैफ को और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर साहब को इस बात को इख्तियार दे दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें और कहा यह जा रहा था कि बड़ा बाख्तियार होकर ये लोग जो है मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से जो मुशीर इत्तलात हैं KP के, उनकी तरफ से एक वजाहती बयान आया या तरदीदी बयान कह लें उसको, कि जिसमें उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा मोहतरम शौकत यूसुफजई साहब। उनसे पूछते हैं शौकत साहब ये मुतज़ाद खबरें क्यों? कल कुछ और कहानी थी, आज पूरी कहानी बदल गई, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जाहिर है इमरान खान तक रसाई बहुत कम लोगों की है और जो भी चला जाता है जब बाहर आता है तो उसकी एक नई कहानी होती है। तो शायद इसीलिए थोड़ी बहुत वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कुछ वहाँ जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें या तो ज़्यादातर नए लोग होते हैं,
वो फिर अपना मतलब निकाल के खबर चला देते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात हम तो ये कहते हैं शौकत साहब कि अगर धुआं है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होती, रिपोर्टर अपने दिल से तो नहीं करता, वो कहीं ना कहीं से उसको कहा जाता है, ऐसे जराए से कहा जाता है जो जिसपे वो इत्मीनान करते हैं मासूम आदमी, तो रिपोर्टर का तो मसला नहीं होता जी। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसी सच इस तरह कुछ है नहीं अभी। जब भी होगा जाहिर है पार्टी को एतमाद में लेकर होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इमरान खान किसी एक को कह दे कि आप ये काम कर लें और बाकी पार्टी जो है उसको बेखबर रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी कोई बात होती तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आएगी और वहां से फिर मीडिया तक जाएगी। तो ऐसे इस बात पे जब ये खबर आई तो मैं हैरत नहीं हुई किसी को भी, क्योंकि पीटीआई का बड़ा पुराना मौक़िफ़ है ना ये, कि हमें अगर बात करनी है तो जी इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, वही लोग हैं जो कि बाइख्तियार हैं, वही लोगों से हम लोग कोई फैसला कर सकते हैं। तो हैरत या ताज्जुब की बात ही पीटीआई का पुराना स्टांस है ये। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई अगर बात भी करेगी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेगी। उसकी वजह यह है कि बाइख्तियार लोगों से बात करनी चाहिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को जो टास्क दिया गया है वो ये कि उनकी अपनी हुकूमत जो है उसके चलाने में वो बाइख्तियार होंगे, और किसी को लेते हैं, किसी को निकालते हैं, किसी को रखते हैं, उस तमाम मामलात में वो उनको ये इख्तियार दे दिया गया। तो ये खान साहब ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। और ये जो खबरें चलती रही कि जी इख्तिलाफात हैं और शायद अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया जाएगा, ये सारी बातें गलत साबित हुई। जो असल चीज़ है तो वो जो फिर उसके बाद जो मानी निकाले गए वो मुख्तलिफ थे, लेकिन जो असल काम है वो ये कि हुकूमत चलाने में, हुकूमत के हवाले से तमाम तर फैसलों में अली अमीन गंडापुर साहब जो वो बाइख्तियार होंगे। चलिए, ये आपने खबर दी कि अली अमीन गंडापुर साहब को हुकूमत चलाने के लिए बाइख्तियार किया गया। आपने उसी सांस में एक और बात की कि जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकालें। अब रखने वालों का मैं नहीं पूछता निकालेंगे किसको वो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको निकाले किसको नहीं। हम तो समझे आपके पास लिस्ट आ गई है किसको निकाल रहे हैं जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे किसी को ना निकाले। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पहले ये था ना कि वो उनसे मीडिया जब बात करती तो वो कहते हैं कि जी खान साहब का इख्तियार है, तो खान साहब ने ये इख्तियार उनको दे दिया है ताकि गुड गवर्नेंस जो है वो सामने आए। अगर कोई शिकायत है हुकूमत के हवाले से तो वो बाइख्तियार हैं और वो बर वक्त फैसला कर सकते हैं और अपनी टीम को फाइनल करने में, अपनी टीम के साथ चलने में तमाम तर उनके पास इख्तियार। कोई और बंदा किसी और तरफ नहीं देखेगा। तो जिन लोगों ने हुकूमत में रहना है, हुकूमत चलानी है, तो वो बाइख्तियार सीएम की तरफ देख सकते हैं, किसी और तरफ नहीं देखेंगे। अच्छा, मैं फिर आता हूँ जहाँ से हमने गुफ्तगू शुरू की थी। अब आपका पीटीआई से बड़ा पुरानी वाबस्तगी, आप समझते हैं ऊंच नीच पाकिस्तान की सियासत की भी, कितना अहम है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत का होना और उससे मुफाहमत से पहले यकीनन गुफ्तगू का होना आपके नज़दीक कितना ज़रूरी है? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों का अपना अपना एक रोल है पाकिस्तानी सियासत में। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अगर आप कहें कि जी टोटली इनको खत्म कर दें इसका रोल, तो मुझे नहीं लगता है इसमें काफी तो ये नहीं कह रही, तो आपके लोग कहते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कहते ऐसी बात। नहीं, उसमें देखें हकीकत पसंदी से काम लोग है ना। अगर इसमें ये तब होगा जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर हों और वो वाकई चाहें कि जमहूरियत हो और वो वाकई जो है वो कंधा इस्तेमाल करने से गुरेज करें, तो तब तो मुमकिन है। लेकिन आपने देखा कि पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगा 2018 में। हालांकि पीटीआई पॉपुलर जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई उसको अपने नाम से इस्तेमाल करे कि हम इनको लेकर आए तो वो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन पीटीआई की अपनी मकबूलियत है। वो 8 फरवरी को सबके सामने रहा कि तमाम इस्टेब्लिशमेंट, तमाम हुकूमती इदारे, सब कुछ मुखालिफ रहे। इसके बावजूद पीटीआई अपनी सीटें निकाल चुकी है। तो ये कहना, ये एक बात है कि पीटीआई ने रेजिस्ट तो किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टोटली एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बाहर करना ये अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है। और एक स्ट्रगल है जो की जा रही है। लेकिन जो आपने कहा कि कितना इम्पोर्टेंट है या कितना इनका रोल है, तो मुखालिफत मेरे ख्याल से ऐसा जिस तरह हमने की है तो वो एक उसूलों की बुनियाद पर है। वो किसी उसके लिए नहीं है कि पीटीआई कोई नया खेल खेलना चाहती है। उसूलों की बुनियाद पर थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो अपना रोल अदा करे, जो सियासी लोगों का रोल है वो सियासी लोग अदा करे। लेकिन वो चीज़ होती नहीं है यहाँ पे। इसलिए मेरे ख्याल से बड़े सोच समझ कर पार्टी को आगे ले जाना होगा
और एकदम मैं नहीं समझता कि ये रोल खत्म हो सकता। वो ज़ाहिर है कि पहला तो ज़ाहिर इत्तेफाक साजी की, और ज़ाहिर है कि लोग ये भी कहते हैं कि जी सियासी जमातों के पास जब इख्तियार आता है तो ऐसे फैसले करती हैं जो बाज़-औक़ात मुल्क के मफाद में नहीं होते। मैं तारीख़ी एतबार से बात करूँ, इशारा PTI की तरफ नहीं है। अच्छा, अब एक और मौजू पर आते हैं कि बड़ी बात हो रही थी रमज़ान में कि एक इत्तेहाद जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ का बड़ा इत्तेहाद जो है वो बन जाएगा और जनाब वो ईद के बाद फ़ौरन अनाउंस भी होगा, फिर कुछ तहरीक चलाने की बात हो रही थी। तो पहले बताइए इत्तेहाद की क्या पोजीशन है, कहाँ तक पहुँची बात? देखिए, मेरा ख्याल ये कि जो PTI के अलावा JUI है या कोई और जमात है और वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। एक तरफ वो कहती है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, ये मईशत तबाह कर रही है, मुल्क तबाह कर रही है। लेकिन अगर वो 26वीं आईनी तरमीम लेकर आती है तो JUI उनके साथ बैठ जाती है। अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है तो विदाउट किसी कंसल्टेशन के अपोजिशन जमातों से वो जाके वहाँ बैठ जाती है। ठीक है, वो अब पार्टी अपना फैसला खुद कर सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी लेकर उसको बहाना बना के आप डिले करते जा रहे हैं। खुले दिल से PTI ने जो लोग मिले हैं JUI के साथ, वो खुले दिल से उन्होंने कहा था कि जी आ जाए कि ताकि हम एक अपोजिशन का इत्तेहाद बना लें। अब मुझे लगता है ये कि JUI के जो सुई है ना वो DI खान पे अटकी है। अच्छा, और ये ऐसी सुई है कि हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये क्योंकि करेंगे DI खान पे सुई का अटकने से क्या मुराद है, वो क्या चाहते हैं कि DI खान में क्या हो? आप देखते हैं ना कि JUI की जो भी हमारे मोअज़्ज़ज़ भाई आते हैं तो वो गिला करते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो हमारे खिलाफ बोलता है। और अब क्योंकि मसला ये है कि अली अमीन भाई और इनका जो मौलाना साहब का जो मसला है वो ये कि वो दोनों कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ, या इसी तरह गवर्नर KP हो गया हमारा फैसल भाई। तो जब एक दूसरे के खिलाफ आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो वहां तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहें कि फायरबंदी हो जाए या जबानबंदी हो जाए, क्योंकि जाहिर है वो आप इलेक्शन में भी मुखालिफ रहेंगे, अभी भी मुखालिफ है, और जाहिर है आप अपना अपना वोट बैंक होता है वहाँ, वो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ एक DI खान सीट की वजह से आप कहें कि जी मैं इत्तेहाद में रोड़े अटका रहे हैं तो उनकी मर्जी है। हम तो देखिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते अली अमीन गंडापुर को पार्टी ये नहीं कह सकती कि आप दस्तबरदार हो जाए। ये कैसे हो सकता है? आप इलेक्शन लड़ते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो जमहूरियत पे जब यकीन होता है तो एक दूसरे के साथ आप इलेक्शन लड़ते हैं तो वो फैसला तो आवाम करती है ना, वहाँ के वोटर करती है। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, हमारे पास दो बड़े अहम सवालात हैं और अनरिलेटेड हैं। एक तो ज़ाहिर कि हुकूमत ने अब शुरू कर दिया कि जी जो अफगान पनागज़ीन हैं, जो महाजरीन हैं यहाँ पर, उनको वापस भेजा जाए। और उसमें ज़ाहिर कि KP जो है बड़ा मुतासर, वहाँ पे हमें ये भी पता है कि बहुत सारे कबाइल हैं कि जो सरहद के दोनों तरफ हैं, बहुत सारे ख़ानदान हैं जो बटे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ रेफ्यूजीज़ जो हैं उनके अब रिश्ते नाते यहाँ पर बन गए हैं पाकिस्तान के जो हैं पश्तून आबादी के साथ। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी डेवलपमेंट को? मैं समझता हूँ कि ये अगर जल्दबाजी में होगा तो इससे इंतशार होगा और सूबे में इंतशार होगा। और अगर आप इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाएं, कोई प्लानिंग कर लें और कोई अल्टीमेटम के साथ साथ आप उनके लिए जाने के लवाजिमात भी पूरे करें तो तब ये मुमकिन है। अदरवाइज तो देखिए यहाँ पे लोगों की शादियाँ हुई हैं, वो जो लोग आए थे वो तो ज़्यादातर वो तो मर चुके हैं बेचारे, उनकी तो उम्रें चली गई, ख़त्म हो गए वो, अब तो उनके औलादों के औलाद हैं। तो मेरे ख्याल से 30-40 साल गुजरने के बाद भी अगर हम उन पे शक करते हैं तो उसमें छांटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये हमारे जो इदारे हैं वो हमें बता सकते हैं, पुलिस बता सकती है कि इसमें क्रिमिनल कौन है, उनको बाकायदा आप कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन जो आम लोग हैं उनको अगर आपने फिर भी नहीं छोड़ना है, अफगान समझ के उनको वापस भेजना है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए कोई तरीक़ेकार होना चाहिए और वो सूबाई हुकूमत के साथ कंसल्टेशन के साथ होनी चाहिए। तो अभी तक कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस मामले के ऊपर सूबाई हुकूमत के साथ? नहीं, इस मामले पे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, सिर्फ वफाक की तरफ से ऐलान हुआ है कि जी यहाँ से निकले तो वो जाहिर है उसका असर सूबाई हुकूमत के ऊपर पड़ रहा है और वो बड़ा मुश्किल होगा सूबाई हुकूमत के लिए, क्योंकि लोगों की यहाँ जायदादें हैं, उन जायदादों को डिस्पोज ऑफ कराना होगा, उसके लिए कोई टाइम लाइन होनी चाहिए। और ये कि उनको जाने के लिए उनकी क्या सपोर्ट की जा सकती है, UNHCR या जो दूसरे हमारे वहाँ पे अफगान तालिबान से भी बात करना बहुत जरूरी होगी, वहाँ से भी उनसे भी बात करनी पड़ेगी। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप इतना आपने उनको रखा
30 वो साल एक तक सोशल प्रोसेस आपने अनलीश किया पिछले 5 दिहाइयों पे, उसको एकदम रोल बैक जो है वो 5 दिनों में, 5 हफ्तों में, महीनों में नहीं कर सकते। अच्छा शौकत साहब, एक और बात जो बड़ी अहम, अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब थे, उनसे कुछ बिजली की कीमतों के ऊपर बात हो रही और उनका ये कहना था जी केपी और बलूचिस्तान में जो है बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है और जब तक वहाँ पे सूबाई हुकूमतें ताउन नहीं करेंगी उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। देखिए ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। हाँ। और हर दफा ये इल्जामात लगाए जाते हैं। एक बाकायदा टीवी चैनल पे दिखाया गया कि पंजाब में लाहौर में एक सूबाई वजीर के घर पर कुंडा लगा हुआ था और वहां से फिर लोगों को बिजली दी जा रही थी, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया पंजाब हुकूमत ने। तो ये जो चोरी वहां पे होती है जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े, यहाँ पे क्या चोरी होती है? और अगर होती भी है तो चले, ये भी एक काबिल बहस मसला है, इसके ऊपर मजीद कभी तफसील से इस पे आपसे बात करेंगे। इसमें इनके अपने लोग मुलविस हैं, वो बाकायदा सनतें चोरी करती है, बड़े लोग चोरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ पे सर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब इशारे ये हैं कि पाकिस्तानी जो माशी मामलात हैं वो थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सियासत की डोर वैसी ही उलझी हुई है। और ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि सियासत की डोर को सुलझाए बगैर क्या मईशत जो है वो पायदार बुनियादों पर खड़ी हो सकती है? आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।